11वीं जमात के अज़ीज़ तालिब इल्मों, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम गज़ल के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे। तो जो नस्र के हमारे जो लेसन थे वो तकरीबन तमाम हमने मुकम्मल कर दिए। उनमें एक ही लेसन हमारा बाकी है, वो ड्रामा है। तो इंशाअल्लाह वो भी हम मुकम्मल करेंगे। तो आज हम आपको गज़ल के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे। अगर आप किताब का 112 सफ़ा निकालेंगे तो हम गज़ल के बारे में आपको जानकारी देंगे। गज़ल उर्दू ज़बान की शान, आन बान और मकबूल तरीन सनफ़ी सुखन है। गज़ल ही वो सनफ़ी सुखन है जिसने उर्दू को आलमी अदब में जगह दी और उर्दू का मुकाम बहुत बुलंद हुआ। तो अगर आप 112 पेज निकालेंगे तो हम पढ़ें। गज़ल के लग़वी माने औरतों से बातें करना या औरतों के मुतालिक बातें करना है। जो लुगत यानी डिक्शनरी के माने गज़ल के हैं वो औरतों से बातें करना या औरतों के मुतालिक बातें करना। तो पहले पहल गज़ल में सिर्फ इश्क और जवानी उमंग का जिक्र हुआ करता था। तो इसी वजह से इसको औरतों के मतलब बातें करना या औरतों से बातें करना इसके लुग़वी माने हैं। इस्तिलाही शहर में गज़ल उस सनफ़ी सुखन को कहते हैं जिसके पहले शेर के दोनों मिसरे आपस में हम काफिया और हम रदीफ और हम बहर होते हैं। तो शेरों की जो इस्तिलाह है इसमें गज़ल के उस सनफ़ी सुखन को कहते हैं जिसके पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ और हम बहर हों। तो हम काफिया और हम रदीफ और काफिया के बारे में आपको आगे चलकर जानकारी देंगे। और बाकी तमाम अशार पहले शेर के काफिया और रदीफ और वज़न पर कहे जाते हैं। मानवी लिहाज से गज़ल का हर एक शेर मुकम्मल इकाई होता है और हर एक शेर का मानी जुदा गाना होता है। यानी कि गज़ल का जो भी हर एक शेर वो अलग अलग इकाई की हैसियत रखता है। यानी कि उसको पहले शेर से कोई लेना देना नहीं होता है। तो उसका मतलब ही अलग होता है और उसमें अलग हम इकाई कह सकते हैं क्योंकि उसका वास्ता पहले शेर से नहीं होता है। तो हर शेर का मानी जुदा गाना होता है। अगर गज़ल एक ही मौजू पर कही जाए तो उसे गज़ल मुसलसल कहते हैं। अगर गज़ल में एक ही मौजू को दोहराया जाए यानी कि एक ही मौजू पर बात की जाए तो उसे गज़ल मुसलसल कहते हैं। तो आप ये भी याद रखें कि गज़ल मुसलसल उस गज़ल को कहते हैं जिसमें एक ही मौजू पर बात की जाए, एक ही मौजू पर गज़ल कही जाए तो उसे गज़ल मुसलसल कहते हैं। गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं। जो गज़ल का पहला शेर होता है तो उसको मतला कहा जाता है। ये याद रखने की बात है। और कोई मतला के बाद दूसरे शेर को दोनों मिसरे आपस में हम काफिया और हम रदीफ हों तो उसे हुस्न मतला कहते हैं। अगर पहले शेर के बाद जो शेर आता है तो उसके अगर हम काफिया और हम रदीफ वो भी हों तो उसको हुस्न मतला कहते हैं। अब ये भी याद रखने की चीज़ है। आपको हुस्न मतला किससे कहते हैं ये भी आपको याद रखना है। तो हुस्न मतला किससे कहते हैं ये आपने याद रखना है। गज़ल के आखिरी शेर को मुक्ता कहा जाता है। इसमें शायर आमतौर पर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। तो जो गज़ल का आखिरी शेर होता है उसको मुक्ता कहते हैं। तो जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। तखल्लुस वो नाम होता है जो शायर अपने शेरों में असली नाम के बदले इस्तेमाल करता है। जैसे कि असदुल्ला खान गालिब का तखल्लुस गालिब है तो वो गालिब शेरों में इस्तेमाल करता है। इस तरफ
डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल शेरों में अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। इसी तरह मीर तकी मीर और बाकी दीगर जो शोरा हजरात हैं तो अपना अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं अपने असली नाम के बदले। तो गज़ल का सबसे अच्छा शेर बैतुल गज़ल या शाबहर कहलाता है। तो गज़ल में जो सबसे अच्छा और बढ़िया शेर होता है उसे बैतुल गज़ल या शाबहर कहा जाता है। रदीफ के बगैर भी गज़लें लिखी जाती हैं। तो रदीफ के बगैर भी गज़लें लिखी जाती हैं जिनके रदीफ का कोई ख्याल नहीं रखा जाए, ऐसी गज़लें को गैर मर्दू कहलाती हैं। तो जो गज़लें रदीफ के बगैर उनके गैर कहलाती हैं। तो आपको हम पहले रदीफ और काफिया के बारे में जानकारी देंगे। तो यहाँ मैंने एक शेर लिखा है गालिब का, दर्दमंद कश दवा न हुआ मैं न अच्छा हुआ बुरा न हुआ। दर्दमंद कश दवा न हुआ मैं न अच्छा हुआ बुरा न हुआ। तो इसमें अगर आप देखेंगे रदीफ क्या है, न हुआ, इन दोनों में है। दर्दमंद कश दवा न हुआ बुरा न हुआ, तो न हुआ दोनों शेरों में है, न हुआ, तो ये रदीफ है। तो रदीफ से पहले जो लफ्ज़ आता है वो दवा और बुरा है, ये काफिया है। देखिए आप, काफिया दवा बुरा, दर्दमंद कश दवा न हुआ मैं न अच्छा हुआ बुरा न हुआ। तो न हुआ दोनों शेरों में है, तो ये इसका रदीफ है। तो काफिया है दवा और बुरा, जो इसे बिल्कुल साथ साथ है। जिस तरह घोड़े पर दो सवार बैठते हैं, इसी तरह ये भी एक साथ साथ हैं। न हुआ, ये ऊपरी पहले शेर में दवा है, दूसरे में बुरा है। तो एक दूसरा शेर में लिखा है, बेवफाई न कर खुदासू डर, जग हसाई न कर खुदासू डर। ये वली मोहम्मद दक्कनी का शेर है। तो ये बहुत ही पुराना शेर है। तो पहले सू से का मतलब से, तो इसमें बेवफाई न कर खुदासू डर, जग हसाई न कर खुदासू डर। तो रदीफ में सू डर है, खुदासू डर। तो ये रदीफ है। काफिया है न कर, ये बिल्कुल इसके साथ है। तो आपको समझ आया होगा काफिया और रदीफ किससे कहते हैं, ये याद रखने की बात है। तो पहले शेर में दर्दमंद कश दवा न हुआ मैं अच्छा हुआ न बुरा न हुआ, तो रदीफ न हुआ, काफिया दवा और बुरा। दूसरे शेर में बेवफाई न कर खुदासू डर, जग हसाई न कर खुदासू डर। रदीफ खुदासू डर है और काफिया न कर बिल्कुल इसके साथ साथ है। तो आगे चलकर हम पढ़ेंगे बेद दोबारा। अवलन गज़ल से मुराद वो सनफ ली जाती थी जिसमें इश्क, मोहब्बत, खूबसूरती, जवानी की उमंगों का जिक्र हो। तो पहले गज़ल का माने है बिल्कुल इश्क, मोहब्बत, खूबसूरती, जवानी की उमंगों का जिक्र हो, उसको गज़ल कहते थे। लेकिन तगीर ज़मान के साथ साथ गज़ल के अपने रंग बदलती रही। लेकिन ज़माने के तगीर तब्दीली बदलने के साथ साथ, तरक्की के साथ साथ गज़ल के मौजू में भी रंग बदलती रही। गज़ल ने अपना रंग बदल दिया, इसके मौज़ूआत बदलते रहे और गज़ल का दामन वसी से वसी तर होता गया। यानी कि गज़ल ने और मौजू को इश्क, मोहब्बत, खूबसूरती और जवानी के जिक्र के बगैर दूसरे मौजू जो हैं ज़िंदगी में, उन्होंने जगह ले ली। किसमें? गज़ल में। और गज़ल का दामन वसी से वसी तर होता चला गया। और गज़ल का जो दामन है, यानी कि उसने बहुत से और मौज़ूआत को अपने अंदर समेट लिया। यानी अब गज़ल के मौज़ूआत ज़िंदगी के हमगीर हैं। यानी कि ज़िंदगी के जितने भी मसले हैं, वो उन मौज़ूआत को भी गज़ल ने अपने अंदर समेट लिया। इस बात से कोई दो राय नहीं कि गज़ल उर्दू शायरी की सबसे दिलचस्प और मकबूल आम सिनफ़ सुख़्र है। तो जो गज़ल है उर्दू शायरी की सबसे ज़्यादा दिलचस्प और मकबूल आम सिनफ़ सुख़्र है। यानी कि ये आम लोगों में मकबूल सिनफ़ के तौर पर मशहूर हुई है। ये गज़ल ही है जिसने उर्दू शायरी को आलमी शायरी के हमपला बना दिया। तो गज़ल की वजह से उर्दू शायरी को आलमी शोहरत मिल गई, यानी कि हमपला हो गई। और गज़ल को फ़ारसी से आई। तो गज़ल जो है ये फ़ारसी आई है, लेकिन
شعراء اردو نے غزل کو اس طرح سے شدت ترازیاں کی کہ اردو غزل فارسی سے زیادہ ترادار بن گئی. تو اردو غزل میں اس طرح سے جدت ترازیاں بیان کی گئی کہ اردو غزل فارسی سے زیادہ ترادار بن گئی، کہ یہ مقبول عام ہو گئی. تو اس طرح یہ غزل کے بارے میں آپ کو جانکاری تھی. امید ہے کہ آپ اس کا اعادہ گھر میں کریں گے. اس طرح سے آپ کو غزل کے بارے میں مزید جانکاری انشاءاللہ کل ہم غزل کی تاریخ اور ارتقاء بارے میں آپ کو جانکاری دیں گے. جو پچھلے ویڈیو کلاس میں ہم نے آپ کو کچھ اسائنمنٹ یہ تھے، وہ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ نے وہ کیے ہوں گے. باقی وسلام.